हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप सभी को पता होगा कि अब से कुछ समय पहले, आज से कुछ महीने पहले, एक साल भी नहीं हुआ, नवंबर की बात है, बिहार में जातीय जनगणना हुई थी। और बिहार में जातीय जनगणना के बाद वहां का एक जाति के अनुसार डेटा जो है, आंकड़े सामने आए थे कि किस प्रकार से बिहार में जाति के आधार पर लोगों का वितरण है और लोगों की दशा क्या है अलग अलग जाति के, ये भी हमको पता चला था। तो बिहार की सरकार ने, जो कि उस समय भी नीतीश कुमार साहब की सरकार थी, अभी भी नीतीश कुमार साहब की सरकार है, तो बिहार सरकार ने उस समय राज्य में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन करने की घोषणा कर दी थी और यह कहा था कि बिहार में वो जातीय जनगणना के आधार पे जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि आनुपातिक आरक्षण देंगे। जिस वर्ग की जनसंख्या जितनी है उसको लगभग उसी के आसपास जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस आधार पे बिहार में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण था वो लगभग 65% हो गया था। तो अब क्या हुआ है, पटना उच्च न्यायालय की एक बेंच ने बिहार सरकार के इस निर्णय को खारिज कर दिया है, इस निर्णय को रद्द कर दिया है। और राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर यह बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। आने वाले दिनों में भारत की राजनीति पर भी इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस निर्णय के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 20 तारीख से जो है, यानी कि आज से सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसमें सम्मिलित होगा। ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी अगर आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से आज ही जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है प्रदान करने की तरफ बढ़िए। चलिए, तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बिहार और आरक्षण की। तो आप सभी जानते हैं कि भाई बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार साहब की सरकार ने जो एक नई रणनीति बनाई, एक नई नीति जो बनाई थी, उसमें अब क्या हुआ है, पटना हाईकोर्ट ने एक तरह से अड़ंगा लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। तो क्या था आपको बता देता हूं। तो भाई नवंबर 2023 का वो समय था जब बिहार में क्या हुआ था, जातिगत जनगणना हुई थी। ये बात तो आप लोग जानते हैं, बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी और मैंने विस्तार से उसको कवर किया था, आप लोगों को पता भी चला होगा। तो भाई जातिगत जनगणना का अपने आप में काफी विरोध हुआ था। आरक्षण तो चलिए बाद की बात है, लेकिन जातिगत जनगणना की जानी चाहिए या फिर नहीं, उसके आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए या फिर नहीं, इन सारी चीजों का भी काफी विरोध आमतौर पर देखने को मिला था। लेकिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, उसके आंकड़े जारी कर दिए। न्यायपालिका में इसको चुनौती भी दी गई, लेकिन न्यायपालिका ने इन आंकड़ों को रिलीज होने दिया। ठीक है, तो इन आंकड़ों के आधार पे बिहार सरकार ने क्या किया, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65% आरक्षण की घोषणा कर दी कि जातियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर, कि जातियों के जितने लोग हैं उसके आधार पर हम जो है 65% तक आरक्षण जो है जनता को, अलग अलग जातियों को प्रदान करेंगे। और अगर इस 65% में जो आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग हैं, जो ऊंची जातियों के आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग हैं, जिनको हम EWS कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका संविधान के हिसाब से 10% आरक्षण होता है, तो अगर हम इस 10% को भी जोड़ दें तो बिहार में कुल आरक्षण जो है वो 75% तक पहुंच गया था। यह बात क्लियर हो गई। तो बिहार में अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं और अगर आप जो है आर्थिक तौर पे कमजोर नहीं हैं, तो आपके लिए केवल 25% सीटें बची थी। यह बिहार सरकार का निर्णय आ गया था। तो जैसे ही यह निर्णय आया, इसके खिलाफ अपील की गई, जैसा कि भाई पहले भी कहा गया था, इसके खिलाफ अपील तो की ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसके खिलाफ अपील की गई और पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक बार कानूनी व्यवस्था समझा देता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि आमतौर पे न्यायालय जो है वो अब आरक्षण के मुद्दे पर सीधे निर्णय देने से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में क्या हुआ, जब इंदिरा साहनी मामला हुआ था 1992 में,
इंदिरा साहनी मामला, जिसको हम मंडल मामला भी कहते हैं, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया आप आरक्षण दे सकते हैं जिसको आपको देना है। ओबीसी आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, पर उसने कहा था कि आपको यह याद रखना पड़ेगा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। यह एक आर्बिट्रेरी, अब यह 50% नंबर तक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा यह आज तक स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक कैप लगा दी, जो कि अपने आप में एक राजनीतिक विवाद भी है। जैसे कि अब आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में जो घोषणा पत्र था, उसमें उनका यह घोषणा पत्र में वादा था कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम ये जो 50% का सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी सीमा लगा रखी है, इसका कोई आधार नहीं है, इसको हम हटा देंगे, इसको हम रद्द कर देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे ताकि 50% से ऊपर का आरक्षण भी जो है वो सरलता से दिया जा सके। तो समय समय पर अनेक राज्यों में इस तरह की मांगे उठी हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठा लोगों के आरक्षण की मांग उठी है, राजस्थान में जाटों के आरक्षण की मांग उठी है, गुर्जर समुदाय के आरक्षण की मांग उठी है, और समय समय पर इसको लेकर आंदोलन हुए हैं। और कई बार राज्य सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा कर भी दी है, लेकिन वो किसी ना किसी न्यायालय में, चूंकि इंदिरा साहनी मामले का एक वायलेशन माना जाता है, इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए कोर्ट उसको रद्द कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाने की शक्ति भारत में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो यह मामला स्पष्ट है। एक इसका अपवाद है तमिलनाडु। आप जानते हैं तमिलनाडु में कहीं ज्यादा आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया था, तत्कालीन जब AIADMK की सरकार थी, जब वो 69% आरक्षण लेकर आई थी, तब उन्होंने क्या किया था, इस आरक्षण को सीधा 9वीं अनुसूची में डलवा दिया था। और 9वीं अनुसूची में वो सारी चीजें हैं जिन पर न्यायपालिका निर्णय नहीं ले सकती। हालांकि केशवानंद भारती मामले के बाद अब यह सुविधा भी किसी के पास नहीं है। अब अगर 9वीं अनुसूची में भी कोई मुद्दा शामिल है जिसको लेकर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि यह मूल संरचना के खिलाफ है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको भी रद्द कर सकती है। तो अब जब तक इंदिरा साहनी जजमेंट है, तब तक या तो न्यायपालिका, भाई एक जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता था कि यह हो सकता है कि न्यायपालिका इसकी सुनवाई ना करे, कि न्यायपालिका इसको टालता रहे कि भाई चलिए इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सुनवाई के दौरान इसको अपहोल्ड करना न्यायपालिका के लिए बहुत मुश्किल है। तो भाई न्यायपालिका या तो इसको टालता रहता, जो मेरे को लगा था कि शायद इस मामले में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायपालिका ने इस मामले की सुनवाई की पटना हाईकोर्ट ने, और सुनवाई करके बिहार सरकार के इस निर्णय पर एक जो कानूनन तौर पे हम सही कह सकते हैं उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो भाई इंदिरा साहनी जजमेंट के अकॉर्डेंस में उसके हिसाब से यह काम हुआ है। तो अपने आप में यह बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। बिहार सरकार ने इसका काफी प्रचार किया था, और लेकिन उसके बाद जो है आखिरकार इस पर रोक लगा दी गई। तो पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, आप जानते हैं। और पटना हाईकोर्ट ने कहा, भाई जो याचिकाकर्ता का आर्गुमेंट था वो क्या था कि आर्टिकल 14, 15, 16 जो है, जो समानता का अधिकार है, भले ही वो शिक्षा में हो, भले ही वो रोजगार में हो, इन सारे समानता के अधिकारों का ये जो आप सरकार का कानून आया है ये उल्लंघन करता है। और 14, 15, 16 के आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया है। याद रखिएगा, इस बात को समझिए, याचिकाकर्ता ने एक बात जो है वो उच्च न्यायालय में यह भी कही, एक तर्क यह भी था, उन्होंने इसके लिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भी उद्धृत किए, उनसे भी बातचीत की, मतलब उनका भी पढ़ के सुनाया कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था संविधान सभा में। तो उन्होंने कहा कि संविधान यह कहता है कि जो लोग पिछड़े हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। यह संविधान कहीं नहीं कहता कि प्रतिनिधित्व आनुपातिक होना चाहिए। इस बात को समझिए, दोनों में फर्क है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पिछड़े 65% हैं तो उनको 65% सीटें मिलनी चाहिए, यह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि ठीक ठाक मात्रा में पिछड़ा समुदाय भी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो 65% ही हो। यह बात समझ में आ गई। तो यहां पे याचिकाकर्ता ने यह कहा कि अगर आप संविधान का टेक्स्ट खोल के देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण आप देखेंगे, तो उन्होंने बार बार कहा है कि हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है पिछड़े वर्गों को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात संविधान नहीं करता, और अगर संविधान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता तो किसी
किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस कारण से उठाए गए कदम जो हैं वो उचित नहीं माने जा सकते। यह बात याचिकाकर्ता ने कही है और भाई ये स्पष्ट है। तो भाई हाईकोर्ट ने इस आर्गुमेंट को मान लिया और इस निर्णय को रद्द कर दिया। अब आप जानते हैं, आपको मैंने बता ही दिया कि तमिलनाडु ने 9वीं अनुसूची के माध्यम से इस नियम को तोड़ा, लेकिन अब 9वीं केशवानंद भारती मामले के बाद 9वीं अनुसूची की सुविधा भी जो है वो अब संभव नहीं है। तो जो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सांसदों ने ये कहा है कि भाई हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब इसको जो है इसके लिए न्यायिक लड़ाई जैसे भी लड़ी जानी चाहिए वो हम लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे क्योंकि इस समय केंद्र में गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं केंद्र सरकार के लिए, तो आने वाले दिनों में आपको राजनीतिक सरगर्मी इस मामले को देखने को मिल सकती है। वो सरगर्मी क्या होगी कि नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से यह आग्रह कर सकते हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करे ताकि बिहार सरकार का यह निर्णय जो है वो बहाल रहे। तो अभी तो पहला कदम यह होगा कि बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पर मेरे को लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी जो हैं वो केंद्र सरकार पर यह दबाव बना सकते हैं कि आप जो है संविधान में संशोधन करें ताकि हमारी सरकार का यह निर्णय बना रह जाए। तो आने वाले समय में इस निर्णय का, इस पूरी घटना का एक राजनीतिक महत्व हो सकता है, तो इस पर हम नजर रखेंगे। इस पर जो भी आगे चर्चा होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।